अब तक आपने सुना कि ख्याली और तुलसी के मामले में 3 दिन बाद की तारीख लग गई थी। शाम की सुरा साधना के दौरान ख्याली के पैर में मोच आ गई थी, जिसे तुलसी ने घरेलू उपचार के द्वारा ठीक कर दिया था और ख्याली अदालत में हाजिरी देने हेतु फिट हो गए थे। आज इजलास में पेशी थी, अतः इसके आगे का हाल एपिसोड 20 में सुनिए। शीर्षक है अर्दली की चाल। आज उन्हें इजलास जाना था। ख्याली के पैर की सूजन लगभग गायब थी। उनके अनुसार तुलसी वैद्यगिरी के लिए भी एकदम फिट थे, क्योंकि उनके हाथ में जस था। तुलसी ने अपने उष्ण जल उपचार से उनकी पीड़ा हर ली थी। ख्याली टाइम से तैयार हो गए। बहुरिया जब उन्हें खाने की पोटली पकड़ाने लगी तो बोली, बाबूजी, इस उम्र में आप काहे रोज रोज अदालत के चक्कर काटते हो? ये टंटा ख़त्म करो और आराम से घर पर बैठा करो। ख्याली बोले, तू ठीक ही कहती है। पहले तो घर बैठने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब तो अपना घर भरा पूरा है। वे ढपली उठाकर बाहर आ गए। आज वे छड़ी का सहारा लेकर चल रहे थे। तुलसी भी सड़क पर आ गए थे। ख्याली की छड़ी देखकर वे बोले, वाह ख्याली, लगता है आज अदालत नहीं बल्कि डांडी यात्रा पर जा रहे हो। ख्याली बोले, अरे यार, बहुरिया नहीं मानी और छड़ी पकड़ा दी। वह कहने लगी कि पैर पर एकदम से पूरा वजन डालने से सूजन वापस आ सकती है। भगवान ने इसे बहू के रूप में मेरे घर भेजकर बिटिया की कमी पूरी कर दी है। तुलसी बोले, तभी तो कहा है कि बिटिया दोनों कुलों को तारती है। बहुरिया सचमुच लक्ष्मी है। दोनों दोस्त गपियाते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ चल दिए। तुलसी के कंधे पर सारंगी थी। इन दोनों को गाजे बाजे के साथ देखकर गांव वाले समझ गए कि आज इनके केस की तारीख है। आसपास के इलाके में ये दोनों नामचीन मुकदमेबाजों के रूप में विख्यात थे। लोगों को आज तक इनके मुकदमे की वजह मालूम नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये सिर्फ मुंह से लड़ते थे। हमेशा की तरह आज भी वे समय से अदालत पहुंच गए। वहां पहुंचकर इन्हें पता लगा कि इनका केस दोपहर बाद लगा है। वे टाइम पास करने चाय वाले की दुकान पर आ गए। वहां उन्होंने सारंगी ढपली जमा करा दी। चाय वाले ने इन्हें देखते ही इनकी वाली स्पेशल चाय बनानी शुरू कर दी। चाय अभी बन ही रही थी कि दुकान पर अर्दली आ गया। उसे देखकर दोनों चौंके, क्योंकि इजलास का टाइम हो रहा था और ये अभी तक यहीं था। अर्दली ने जब इन्हें जयराम जी की तो इनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्हें लगा कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया। उनके हिसाब से तो अर्दली बिना लिए दिए मुस्कुराता तक नहीं था, लेकिन आज तो ये विनम्रता की मूरत बना हुआ था। तुलसी बोले, अर्दली साहब, चाय पियोगे? वह बोला, हमें साहब मत बोलो, हम भी तुम्हारी तरह गरीब गुरबा हैं। ये चमक दमक तो बस इजलास भर की है। घर पर तो हम भी तुम्हारी तरह राशन की लाइन में लगते हैं। ख्याली सोचने लगे कि जज साहब ने कहीं इसे ड्यूटी से लतिया तो नहीं दिया। आज तो ये बिल्कुल औकात में नज़र आ रहा है। चाय वाले ने अर्दली के लिए भी चाय बढ़ा दी। अर्दली उनके बगल में बेंच पर बैठ गया। आज उसके सिर पर तुर्रेदार टोपी नहीं थी। कंधे का लाल पट्टा भी नदारद था। ख्याली को कुछ अनिष्ट की आशंका हुई। वैसे अर्दली को देखते ही उन्होंने तुलसी के साथ दोस्ताना सलूक बंद कर दिया था। चाय का गिलास हाथ में आते ही अर्दली बोला, इतने दिनों में तो तुम हमारे लिए घर जैसे हो गए हो। हमने आज आधे टाइम की छुट्टी ली है। तुम लोग यहाँ दिखाई पड़े तो सोचा कि थोड़ा प्राइवेटली बोल बतिया लें। ख्याली और तुलसी उसकी असली मंशा जानने की फिराक में थे।
उनके विचार से तो अर्दली पूरा कुत्ते की पूंछ था। आज उसका रवैया उनकी समझ से बाहर था। ख्याली चाय की सुड़की मारकर बोले, ठीक कह रहे हो साहब, सारे पिरानी प्रेम के भूखे हैं। अब अर्दली बनने से कोई पिरानी की योनि थोड़े ही बदल जाती है, वो रहेगा तो मानुस ही। ख्याली ने उस पर किसी निर्गुण की पंक्तियां उलट दी थीं। अर्दली उन्हें संदिग्ध नज़रों से देखने लगा कि कहीं उनकी बातों का कोई गंदा मतलब तो नहीं है। जब उसे ख्याली की बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा कुछ नहीं लगा तो वह बोला, ठीक कह रहे हो भाई, हम दिन भर गला फाड़कर पुकार लगाते हैं और लोग समझते हैं कि हम ही उन्हें जज साहब के सामने ठेल रहे हैं। अरे मुकदमा लेकर तो ये ही आते हैं, इसमें हमारा क्या दोष। अब फांसी के लिए जल्लाद को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, बोलो। अभी तक अर्दली की भूमिका का मतलब उनकी समझ में नहीं आया था, अतः तुलसी ने बात आगे खींची। बात तो तुम्हारी ठीक है, अब कोई चिड़िया का दिल लेके थोड़े ही मुकदमा लड़ा जाता है। इसके लिए तो पिरानी को शेर बनना पड़ता है, जिसकी आन हो, बान हो और शान हो। मुकदमेबाजों की शान में तुलसी का ये कसीदा अर्दली से हजम नहीं हुआ। वह बोला, लेकिन कईयों की तो इसमें खाट परात भी बिक जाती है। तुलसी बोले, बिना इज्जत के जीने से तो अच्छा है कि प्राणी चाहे खुद कर पात्री बन जाए, जमीन पर सो जाए, लेकिन दुश्मन की नींद हराम कर दे। इतना कहकर उन्होंने नज़र बचाकर ख्याली की तरफ आंख दबाई। ख्याली मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उनके हिसाब से अब अर्दली का खराब टाइम शुरू हो गया था। बातों में तो तुलसी उनके भी गुरु थे। तुलसी का तर्क सुनकर अर्दली सुटुक गया। वह अपने गिलास की चाय जल्दी जल्दी सुड़कने लगा। उसके पास तुलसी के सत्संगी वचनों का कोई जवाब नहीं था। वाकई लात खाकर चारपाई पर सोने से तो इज्जत का भूमिशयन अच्छा होता है। बिक जाने दो खाट परात, बस इज्जत पे आँच नहीं आनी चाहिए। अर्दली भी उनकी बातों से इस हद तक प्रभावित हुआ कि वह खुद को भी अब एकाध मुकदमा झेलने लायक तो समझने ही लगा। उसे लगा कि इजलास में दूसरों को लड़ाते लड़ाते खुद उसकी प्रतिभा नष्ट हो गई थी। तुलसी की बातों ने उसे वीर रस से भर दिया था। जब ये सारी बातें चल रही थीं तो ख्याली उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसके आने का मकसद भांपने की कोशिश कर रहे थे। ये अदालत की चौहद्दी थी, जहां आते ही अच्छे अच्छों के दिमाग भी पलट जाते हैं। यहाँ तो काले कोट वाले पट्टी पढ़ाकर बेटे से सगे बाप को अंदर करा देते हैं। फिर ये तो इजलास का पुराना अर्दली था, उनके पास भजन सुनने तो नहीं आया होगा। अचानक अर्दली बोला, अच्छा तुलसी, ये बताओ कि तुम्हारी इतने सालों से ख्याली से मुकदमेबाजी चल रही है, फिर भी हर तारीख पर तुम दोनों साथ साथ क्यों आते हो? तुलसी तत्काल चौकन्ने हो गए। वे बोले, हमारा गांव सड़क से 1.5 मील अंदर है, बस से उतरकर पैदल जाना पड़ता है। हमारे साथ सुनसान में कोई वारदात भी तो हो सकती है, एक से भले दो। अर्दली ने पांसा फेंका और बोला, ठीक तो है, तुम्हारा दुश्मन तो निपट जाएगा। तुलसी ने कहा, अगर कहीं हम इसमें निपट गए तो? फिर अगर कोई हमारे गांव के आदमी को हमारे ही सामने हाथ लगाएगा तो हम उसके हाथ नहीं काट डालेंगे? ख्याली से हमारी दुश्मनी है, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि कोई भी ऐरा गहरा उसे लतिया कर चला जाए और हम खड़े देखते रहें। अरे दुश्मनी निभाने के लिए भी जिगरे की ज़रूरत होती है। अर्दली को लगा कि इतने दिनों की नौकरी ने उसका पूरा जिगर चाट लिया था। अगर ऐसा ना होता
तो वह ऐसा बेवकूफ़ी वाला सवाल क्यों पूछता। उसने टॉपिक बदला और बोला, अच्छा ये बताओ कि जब रंजिश इतनी ही तगड़ी है तो दोनों साथ साथ सारंगी ढपली बजाकर भजन क्यों गाते हो। तुलसी बोले, दुश्मनी हमारी और ख्याली की है, इसमें सारंगी और ढपली का क्या दोष। फिर भगवान की भक्ति में लड़ाई का क्या काम। मुकदमा अपनी जगह है और भजन अपनी। अरे जब हम में से किसी का कत्ल होगा तो जाना तो भगवान के पास ही पड़ेगा ना, उसे कैसे भुला सकते हैं। अर्दली जवाब सुनकर चित हो गया, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, अच्छा बताओ कि रंजिश जब इतनी ही गहरी है तो फिर साथ साथ बैठकर दारू क्यों पीते हो। तुलसी बोले, अर्दली साहब लगता है कि आज आप दूर की कौड़ी लेकर आए हो, लेकिन हम भी आज सारी बातें साफ कर देंगे। ध्यान से सुनो। अकेला बैठकर सिर्फ अभागा ही पीता है। हम दुश्मन जरूर हैं लेकिन अभागे नहीं। जब भगवान ने इसे हमारा पड़ोसी बनाकर भेजा है तो दारू बैठकी के लिए क्या हम तुम्हें बुलाएंगे। जवाब सुनकर अर्दली दंग रह गया। ख्याली तो अपने दोस्त के जवाब सुनकर श्रद्धा से नत हुए जा रहे थे। अर्दली ने अब राजनीति वाला दांव खेला और बोला, ख्याली सच्ची सच्ची बात बताना कि अंदर खाने तुम लोग पक्के दोस्त हो ना। इस सवाल ने अर्दली के आने का रहस्य पूरी तरह खोल दिया। ख्याली बोल पड़े, अर्दली साहब अगर अदालत ही लगानी थी तो इसे चाय की दुकान पर लगाने की क्या ज़रूरत थी। अभी घंटा भर बाद आप ही जज साहब की कुर्सी पर बैठ के सवाल पूछ लेते। इस सीधे हमले से अर्दली गड़बड़ा गया और बोला, हमें गलत मत समझो, हमारे दिल में कोई पाप नहीं है। बस हमसे जज साहब और कोर्ट साहब की परेशानी देखी नहीं जा रही थी, सो हम असली बात पक्की करने तुम्हारे पास आ गए। ख्याली बोले, हमारी भी कोर्ट साहब और जज साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम लिखकर गारंटी दे दो कि हम में से किसी का कत्ल नहीं होगा तो हम आज ही मुकदमा वापस लिए लेते हैं। अर्दली जानता था कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, सो वह कत्ल का जिम्मा विधि के हाथ से कैसे छीन सकता था। वह हथियार डालते हुए बोला, हम कत्ल की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन पाप पुण्य भी तो कुछ होता है। झूठी गवाही देने वाले को नरक में ले जाकर मुंह में जलता लोहा खोसा जाता है। तुलसी बोले, तुम्हें कैसे पता है कि हमारी गवाही झूठी है, और फिर तुम्हें यह कैसे पता लगा कि नरक में झूठे के मुंह में लोहा दागा जाता है। अर्दली बोला, हमने करनी भरनी वाला कैलेंडर देखा था। इसमें एक तरफ एक आदमी को अदालत में झूठ बोलता हुआ दिखाया गया था और दूसरी तरफ से दो यमदूत इसी आदमी के मुंह में गरम सरिया घुसेड़ रहे थे। तुलसी बोले, ये कैलेंडर क्या जमराज ने सीधे तुम्हारे घर भेजा था। अर्दली अचकचा कर बोला, नहीं तो, हमने तो इसे कैलेंडर वाले की दुकान पर देखा था। ख्याली ने भी उसकी क्लास ली और बोले, अच्छा तो तुम कहीं भी कुछ भी देख लोगे और उसे ही सच मान लोगे। ठहरो, हम आज ही अदालत में जज साहब को बोलेंगे कि तुम्हारा अर्दली कह रहा था कि जज साहब कुर्सी पर बैठकर बड़े अंट पंट फैसले सुनाते हैं, सो जमराज उनके मुंह में लाल सरिया घुसेड़ेंगे। ख्याली के मुंह से इतना बड़ा सफ़ेद झूठ सुनकर अर्दली अंदर तक कांप गया। उसे लगा कि कहीं उसकी चूड़ीदार पजामी गीली ना हो जाए। वह जानता था कि अदालत में दिन भर बातें तोड़ी मरोड़ी जाती हैं। ख्याली का झूठ भी लगभग उसी श्रेणी का था, अतः जज साहब इसे सच भी मान सकते थे। यह आभास होते ही उसने भिक्षुक जैसा चेहरा बनाकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बोला,
दादा लोग, मुझे माफ़ करो। आपका जब तक मन करे तब तक लड़ो, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप तो ये समझ लो कि मैं आज यहाँ आया ही नहीं। ख्याली बोले, वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन चाय तो सचमुच की थी। तो पहले इधर 3 चाय के पैसे रखो, फिर जाओ। तुलसी को लगा कि ख्याली ने आज बैल धो लिया है। जो हमेशा दूसरों की जेब से चाय के पैसे निकालता था, आज वही अपनी जेब से 3 चाय के पैसे देने को तैयार था। अर्दली ने जल्दी से रेजगारी काउंटर पर रखी और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। उसकी हड़बड़ी देखकर ख्याली और तुलसी हंस पड़े। तुलसी बोले, लगता है इजलास ने हमारे पीछे ये सीआईडी भेजी थी, लेकिन ये तो 10 मिनट में ही टी बोल गई। कुछ ही देर में लंच होने वाला था, अतः दोनों ने भोजन ग्रहण किया। फिर गाजा बाजा फिट करके लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। आज वे सुनवाई के पहले शाम की सुरा का प्रबंध कर लेना चाहते थे। उनका केस चूंकि लंच बाद लगा था, सो इसके बाद तो उनकी गांव वापसी हो जानी थी। उन्हें पोता पोती के लिए कुछ सौदा सुलभ भी लेना था। लंच टाइम में तुलसी ने आज देवी गीतों की झड़ी लगा दी। उनके घर में तो पोती के रूप में साक्षात देवी मैया आ गई थीं। लोग भी अपनी चिंताएं भूलकर उनके भजन सुनते हुए चाय सुड़क रहे थे। तुलसी की सुरीली आवाज़ सुनकर लोग चाय की दुकान पर खींचे चले आते थे। चाय वाला तुरंत उनकी नजरी गिनती करके भट्टी पर चाय का पानी चढ़ा देता था। तुलसी ने आज एक के बाद एक 4 भजन गाए। लोगों को मानो देवी के सारे रूपों के दर्शन हो गए। सारंगी के तारों पर लगातार गज फेरने से जब तुलसी के बूढ़े कंधे दुखने लगे तो उन्होंने कंधे से सारंगी उतारी और माथे से लगाकर नीचे रख दी। लोगों ने देवी मैया के नाम पर अठन्नी चवन्नी और नोटों का ढेर लगा दिया। जब तक तुलसी अपनी तूरिये से सामान्य अवस्था में आते, तब तक ख्याली लक्ष्मी समेटकर भारी हो चुके थे। उनकी आज की आमदनी देखकर एक बार की चाय वाले का भी मन किया कि वह भी दुकान छोड़कर एक सारंगी खरीद ले। इस तरह उसके भी इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते। उसने भी आज देवी के नाम पर 1 रुपए का सिक्का उनके चढ़ावे में डाला। श्रोतागण भक्ति भाव से भर गए थे। लंच खत्म होने वाला था, अतः इन दोनों ने भी कमरा नंबर 3 की तरफ कदम बढ़ा दिए।